नमस्कार बच्चों। इंग्लिश बोलना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जिस युग में आप रहते हैं उस युग में आपके करियर रिलेटेड 70 to 80% अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जो आपको तभी अवेलेबल होती हैं जब आप एक अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेटर हैं। आप कहेंगे कि नहीं सर, सरकारी नौकरी में कहाँ इंग्लिश बोलने की जरूरत है। सही बात है, लेकिन सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिलती है, सोचने की बात यह है। दूसरी चीज, कोई भी जो सरकारी नौकरी है, यदि आप अच्छे लेवल की नौकरी की बात कर लें या लो लेवल की नौकरी की बात कर लें, हर एक पेपर में इंग्लिश आती है और अच्छे खासे लेवल की आती है। तो वहां बोलनी नहीं आती आपको तो चल जाएगा, लेकिन पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, समझनी नहीं आती तो वहां भी नहीं चलेगा। तो यदि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपके अपॉर्चुनिटीज के रास्ते ऑटोमेटिकली 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरी चीज, यदि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है, तो आपको पता है बेशक आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन ना हो, आपके पास बीए ना हो, बीएससी ना हो, 12th ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी आपको एक 25-30 हजार रुपए की नौकरी आराम से मिल जाएगी। यदि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो आप मुझे फोन कर लीजिए, आज ही मैं आपको 25-30 हजार रुपए की नौकरी 10 जगह दिलवा सकता हूं, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो अर्ध शहरी क्षेत्रों के बच्चे हैं, उनके लिए तो इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ा हर्डल है। उनके लिए तो इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना सब एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे हो सकता है कि आप एक इस लेवल की प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना शुरू कर दें जो आपके लिए जॉब के रास्ते खोल दे, जो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आए ढेरों? यह कैसे संभव है? संभव है। सवाल यह है कि क्या इंग्लिश को अच्छे लेवल पे बोला जा सकता है? क्या एक ग्रामीण बच्चा जिसको आज बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलनी आती, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना आता इंग्लिश में, क्या वो बच्चा भी एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी टेक्निकल विषय की बात करेंगे तो वहां पर कोई भी व्यक्ति 100% दावा नहीं कर सकता कि वो उस विषय को सीख ही सकता है। लेकिन जब बात भाषाओं की आती है तो भाषाओं को दुनिया का कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। आप एक बात बताइए, आपको हिंदी कैसे बोलनी आई? ठीक है भाई, अंग्रेज लोगों को हिंदी नहीं बोलनी आती, आप समझिए। आप यदि इंग्लिश जिसको बोलनी आती है उसको इंटेलिजेंट समझते हैं तो आप समझिए, जो अंग्रेज लोग हैं उन्हें हिंदी नहीं बोलनी आती तो वो डफर हुए क्या? नहीं हुए। उनके कल्चर में इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसलिए उनको इंग्लिश इजीली बोलनी आ गई। आपके कल्चर में हिंदी लैंग्वेज है इसलिए आपको हिंदी इजीली बोलनी आ गई। यानी कि लैंग्वेज को बोलना सीखा जा सकता है। आप सोच के देखिए, एक 4 साल का, एक 5 साल का, एक 6 साल का बच्चा कितने अच्छे से अपनी मातृभाषा बोल लेता है, चाहे वो उसकी लोकल हरियाणवी हो, चाहे वो उसकी लोकल हिंदी हो। तो सोच के देखिए, भाषा तो एक 5 साल का बच्चा भी सीख सकता है। बस आपको वो भाषा बदलनी है। आपको ये महसूस करना है कि आपका जन्म भारत के किसी गांव कस्बे गली में नहीं हुआ, आपका जन्म अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं पर हुआ है जहां पर इंग्लिश ही मातृभाषा है। तो जब एक 5 साल का, 7 साल का बच्चा इंग्लिश सीख सकता है, इंग्लैंड का, अमेरिका का, हमारा अपनी मातृभाषा सीख सकता है, तो आप तो फिर भी 10 साल के, 12 साल के, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे हैं, तो आप सीख सकते हैं। बिल्कुल भी इस बात को बर्डन मत मानिए। सबसे पहले तो हमें अपने माइंडसेट को तय करना होगा कि ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो किसी भी भाषा को सीखना, मैं आपको सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप उर्दू सीखना चाहें, आप फ्रेंच सीखना चाहें, आप जर्मन सीखना चाहें, आप ब्रिटिश इंग्लिश सीखना चाहें, अमेरिकन इंग्लिश सीखना चाहें, आप अरबी सीखना चाहें, कोई भी भाषा यदि सीखने का प्रयास आप करें और उसके जो बेसिक स्टेप्स है उसको फॉलो करना शुरू कर दें तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए 3 से 4 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता। इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा, देखिए, क्रिकेट भारत में भगवान की तरह पूजा जाता है। आपने कई हमारे क्रिकेटर्स ऐसे देखे होंगे जो शुरू में जब आते हैं अपने कैरियर में और अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो इंग्लिश में इंटरव्यू भी नहीं दे पाते, नेशनल लेवल पे अपनी बेइज्जती महसूस करवाते हैं वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? वही व्यक्ति 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या होता है? वही व्यक्ति इंग्लिश में बहुत धांसू मैन ऑफ द मैच के बाद इंटरव्यू दे रहा होता है। कैसे संभव हुआ ये? हमारे क्रिकेटर्स तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ठीक है। इवन कई बार तो हम माइक्स पे उनको गालियां देते हुए सुनते हैं, बिल्कुल देसी आड़ फराड टाइप, फ्रेंडली टाइप लोग हैं वो, ठीक है।
तो ये कई बार होता है कि वो कितना कितना फनी वे में बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो कैसे सीख लेते हैं इंग्लिश, क्योंकि भाषा सीखना वाकई में बहुत आसान है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने देखा, वीरेंद्र सहवाग पहले इंग्लिश बोलते नहीं थे, ठीक है, और अब क्या करते हैं, अब इंग्लिश कमेंट्री करने चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे इंटेंट पे, हमारी थॉट प्रोसेस पे, कि हमें प्रोफेशनल लेवल पे कहां पहुंचना है। सोचिए, जो एक क्रिकेट कमेंटेटर्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो इंग्लिश के कमेंटेटर इंडिया के मैचों में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया के मैच जब ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं तो दूसरे देश के जो कमेंटेटर्स होते हैं इंग्लिश के, वो आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट ही नहीं है। हमारे देश में देखिए, हमारे देश में हम ये तो बड़ा चिल्लाते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। भाई, रोजगार के लायक हमारा पोटेंशियल भी तो होना चाहिए। यदि हमारे देश में हर 10 कदम पे ऐसे युवा बैठे हों जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं इंग्लिश के, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हर जगह भारत के लोग भर्ती हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज विदेशियों तक तो मत जाने दो। तो इंग्लिश सीखी जा सकती है, ग्रामीण बच्चे से भी सीखी जा सकती है, किसी भी लेवल पे सीखी जा सकती है, लेकिन कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है, जिसमें पहली बात पे अब हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, बात को अच्छे से समझिएगा, जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपको कौन सी इंग्लिश सीखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी है, अमेरिकन इंग्लिश सीखनी है। स्पोकन इंग्लिश के भी 2 क्राइटेरिया हैं बेटा, ठीक है, 2 क्राइटेरिया हैं, आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक है। एक होती है प्रोफेशनल स्पीकिंग, एक होती है प्रोफेशनल स्पीकिंग, और एक होती है जनरल स्पीकिंग। एक क्या होती है आपकी? जनरल स्पीकिंग, ठीक है, जनरल स्पीकिंग। अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मान लीजिए आपके गांव का कोई बच्चा बाहर चला गया, विदेश में चला गया या किसी अच्छी जॉब में चला गया, और संयोग से कभी आप उसके घर गए और वो अपने कम्युनिटी के लोगों के बीच बैठा है, तो वो आपसे आपके गांव की भाषा में बात नहीं करेगा। और आप इसे ये ना सोचें कि उसके अंदर अहंकार आ गया है। देखिए, वो व्यक्ति अपने प्रोफेशनल सराउंडिंग के अनुसार आपसे बिहेव करेगा, अपने पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा के अनुसार आपसे बात करेगा। तो हो सकता है कि वो कुछ शब्द इंग्लिश के बोले, और यदि आप इंग्लिश के बेसिक लेवल को भी नहीं जानते तो आप उसको भी ना समझ पाए। तो देखिए, एक स्पोकन का लेवल होता है, मैं ये जो जनरल स्पीकिंग कह रहा हूं ना, ये कह रहा हूं काम चलाने के लिए इंग्लिश बोलना, काम चलाने के लिए बोलना, ठीक है, एक ये होती है। अब काम चलाने के लिए बोलना, जैसे मान लो कोई आप किसी आईएएस ऑफिसर से किसी काम जा रहे हो, आईपीएस ऑफिसर से किसी काम जा रहे हो, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आप कोई काम जा रहे हो, ठीक है, और वहां आपको इंग्लिश बोलनी है। मान लो कोई बैंकिंग कस्टमर केयर से आप बात कर रहे हो और वो हिंदी में बात नहीं कर रहा है, ठीक है, बैंकिंग कस्टमर केयर में आप जा रहे हो। यदि मान लो आपका कोई केस हो गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो आपको मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ठीक है, जो हर एक पेपर होता है वो इंग्लिश में बनता है, ठीक है, कुछ 1-2 कोर्ट को छोड़ के, ठीक है, वरना सब जगह इंग्लिश का ही काम चलता है, ठीक है। लगभग सारे ऑफिसेज में एप्लीकेशन से लेकर मेल तक सारी इंग्लिश में होती हैं। तो एक होता है कि काम चलाने के लिए, ठीक है, तो काम चलाने के लिए जो आप इंग्लिश बोलना सीखोगे, वो इंग्लिश आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकती। यदि आप ये वाली इंग्लिश पढ़ते हैं, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट इज योर फादर नेम, माई फादर नेम इज दिस, यदि आप ये वाली इंग्लिश पढ़ते हैं, इसे जनरल स्पीकिंग कहते हैं, कि आप नॉर्मल कुछ चीजें समझ पा रहे हो। देखिए, मैंने एक बात देखी है, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे, देखिए, एक तो मैं पहले ये बता दूं, यदि मैं किसी की आलोचना करता हूं तो किसी की प्रशंसा भी करता हूं, और मैं नाम किसी का लेता नहीं। कई टीचर ऐसे होते हैं जो ये दावा करते हैं 60 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, मेरे से नहीं सीखे तो किसी से नहीं सीखोगे, 90 दिन में सिखा दूंगा, ठीक है। और वो सिखा क्या रहे होते हैं, ठीक है, बैच के अंदर क्या सिखा रहे होते हैं कि आज मौसम अच्छा है, ठीक है, अभी 10 बजे हैं, अभी 12 बजे हैं। यदि आपको मैं एक बात बता दूं, यदि आपको यही अंग्रेजी सीखनी है तो एक इंग्लिश स्पीकिंग की किताब आती थी बहुत पहले, आप उसको उठा लाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसी से आप सीख जाएंगे। आपको किसी टीचर के पास समय वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये क्या है कि आज मौसम अच्छा है, हाँ, जब हम सिखाएंगे
ध्यान से समझिएगा, जब हम सिखाएंगे तो ये भी सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम आगे बढ़ जाएंगे, सिखाना ये भी पड़ेगा। लेकिन इतना ही सिखा के आप खत्म कर दो तो फिर वो तो किसी काम की चीजें नहीं है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, मैं जो भी काम करता हूं बहुत डीप करता हूं, बेसिक से जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर जगह लिखता हूं कि स्पेशली ग्रामीण परिवेश के बच्चों को मैं सिखा दूंगा इंग्लिश बोलना, ठीक है। लेकिन उन्हें साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें काम चलाने वाली इंग्लिश भी सीखनी है, लेकिन हमें प्रोफेशनल इंग्लिश भी सीखनी है। हमारे अंदर ये सक्षमता होनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, भारत में इतने सारे एयरपोर्ट हैं, और आपको मैं बता दूं, एयरपोर्ट पर सरकारी नौकरी के रूप में यदि बात करेंगे तो एयरपोर्ट पर सरकारी नौकरी के रूप में सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम वहां सरकारी होता है, ठीक है। बाकी जितने भी एयरपोर्ट पर एयरलाइंस में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, सारे के सारे कर्मचारी 90% प्राइवेट होते हैं। और वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है? वहां पर कोई आपकी एमएससी नहीं चाहिए, कोई आपकी बीएससी नहीं चाहिए, कोई आपका स्पेशल कोर्स नहीं चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे स्पीकर होने चाहिए। पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में सिर्फ कम्युनिकेशन, सिर्फ आपका इंग्लिश का फ्लो, क्योंकि हिंदी तो आप बोल ही लेते हैं, इंग्लिश का आपका फ्लो आपको जॉब दे देता है, और बेहतरीन से बेहतरीन जॉब दे देता है। पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री सिर्फ कम्युनिकेशन के बेस पे टिकी हुई है। पूरी कॉल सेंटर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन के बेस पे टिकी हुई है। अभी भी आप कॉल सेंटर में काम करते हैं, आप देखिए इस देश का बहुत बड़ा क्राउड कॉल सेंटर में काम करता है। और आपको एक बात बता दूं, कॉल सेंटर में उसे कितने पैसे मिलते हैं? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। क्यों? क्योंकि आप हिंदी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। आप जाइए किसी इंग्लिश कम्युनिकेशन के कॉल सेंटर में, आपको 25,000 तो बेसिक सैलरी मिलेगी यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका जो एचआर होता है, एचआर का जो पूरा डिपार्टमेंट होता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं? वो सिर्फ आपसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मांगते हैं। क्योंकि एचआर जिसको रिक्रूटमेंट करनी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले कैंडिडेट ढूंढने हैं, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले कैंडिडेट जब वो खुद होंगे तभी तो वो दूसरे को ले पाएंगे। आप चले जाइए बैंकिंग के प्राइवेट सेक्टर में, वहां पर सारा मैटर कम्युनिकेशन पे टिका हुआ। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप चले जाइए कोई भी बिजनेस करने, ठीक है, आप इवन हमने कोचिंग चलाई, ठीक है, हम अभी भी कोचिंग चलाते हैं, हमें काउंसलर चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूं, पुअर से पुअर कम्युनिकेशन वाले बंदों को भी रखते थे तो 10-12 हजार सैलरी देते थे। लेकिन जिसका कम्युनिकेशन अच्छा था, ठीक है, जिसकी स्टैंडर्ड इंग्लिश थी, जिसको सब कुछ अच्छे से बोलना आता था, ठीक है, उस व्यक्ति को हम 20,000 25,000 सैलरी हम देते थे अपने रिसेप्शन काउंटर पे बैठाने के, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपको जो बच्चे आ रहे हैं इंक्वायरी लेने, उनसे डील करना है। और आपको मैं बताऊं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमने हमेशा जो काउंसलर रखा, ठीक है, वो काउंसलर अप टू द मार्क नहीं था, अप टू द क्वालिटी नहीं थी। मतलब जो हाईएस्ट लेवल ऑफ होना चाहिए, जो एक बड़ी फर्म में होता है। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन हमारी तैयारी नहीं है। वी आर नॉट अ गुड स्पीकर, वी आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। इस वजह से हमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो हमारा कम्युनिकेशन मजबूत होना चाहिए। और आपको पता है, जैसे ही आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन बेहतरीन हो जाएगा, हिंदी का कम्युनिकेशन आपका आज जैसा है उससे 20 गुना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो एक होती है ये वाली इंग्लिश, जनरल स्पीकिंग, सीखना ये भी है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होगा, ठीक है। प्रोफेशनल स्पीकिंग आपको सीखनी पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं होगा। और उसके लिए जो भी बेसिक स्टेप्स हैं वो मैंने बताए हैं कि हम बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे, टेंस और मॉडल का यूज सीखेंगे, बेसिक वोकेबलरी करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन करेंगे, उसके बाद म्यूचुअल कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एसएसबी के लिए जो पीपीडीटी और एसआरटी का प्रोसीजर होता है वो करेंगे, इंटरव्यू कन्वर्सेशन करेंगे हमारे बैच में, पब्लिक स्पीकिंग करेंगे 5 टॉपिक पे, टीवी डिबेट करेंगे 5 टॉपिक पे, टॉप लेवल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करेंगे 10 टॉपिक पे, डेली असाइनमेंट देंगे। तो ये सब हमारे बैच का हिस्सा होगा, ठीक है। यूट्यूब की यदि मैं बात करूं तो यूट्यूब पे भी हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हमारी क्लास आती हैं, ठीक है। सुबह 10 बजे आती हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन हाँ, यदि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे है तो एक क्लास आपको स्पोकन की सुबह 10 बजे 11 बजे आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो उसी कड़ी में ये दूसरी क्लास आपको आज मिल रही है।
तो स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे पहले अपने पैरामीटर डिसाइड कर लो कि हाँ भाई सिर्फ इतना नहीं पढ़ना, इस लेवल का पढ़ना है कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए। ठीक है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप मेरे बैच में जुड़ के, ना तो मैं आपको कोई सर्टिफिकेट दूंगा, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा आपको, लेकिन यदि आप अच्छे लेवल की इंग्लिश सीख पाते हैं, जितना मैं कराऊं उसको कर पाते हैं, और उसके बाद आपको जॉब चाहिए, तो 25,000 रुपए की जॉब मैं आपको दिलाने का भरोसा दिलाता हूं। ठीक है यार, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका, ठीक है, मतलब फ्लो होना चाहिए बोलने में, ठीक है, तो सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और ये तो यूट्यूब पे तो 3 क्लास फ्री आएंगी, उसको तो आप सोचो ही मत कि वो नहीं आएंगी, लेकिन हाँ यदि कोई भी बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो ये अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, एनजी लर्नर्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, नहीं तो आप एनजी लर्नर्स लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो स्पोकन का जो नया बैच है वो लॉन्च हो चुका है, 4 महीने लगभग मैं पढ़ाऊंगा, 120 क्लास के लगभग लूंगा। ठीक है, वैलिडिटी 1 साल रहेगी, वीडियो आपके पास 1 साल रहेंगी सारी। ठीक है, अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, 0 से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। 14 अगस्त से ये हमारा बैच शुरू हो रहा है, और इस बैच की जो टाइमिंग है ना, ये 8 से 9 नहीं है, थोड़ा टाइम गलत लिख दिया था हमने। सुबह इसकी जो टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है। ठीक है, लाइव क्लास। और यदि आप लाइव नहीं ले पाते हैं तो चिंता मत कीजिए, वीडियो वहीं सेव हो जाएगी, बाद में देख लीजिए। 1 साल तक सारी वीडियो आपके पास ही रहनी है, कहीं नहीं जानी है। ठीक है, जो फीस है वो 2,000 रुपए रहेगी। ठीक है, फीस स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि स्टैंडर्ड ही सिखाएंगे, वो 60 दिन में सिखा दूं, 70 दिन में सिखा दूं, वो वाली बात नहीं करेंगे। यदि 150 घंटे पढ़ाना पड़ा तो 150 पढ़ाऊंगा, जब तक मुझे अपनी अंतरात्मा से विश्वास नहीं होता कि मैंने इतना कर दिया है कि बच्चे अच्छे लेवल पे बोलने लग गए हैं, तब तक मैं अपनी क्लासेस बंद नहीं करता। मैंने 4 महीने जरूर लिखा है, एक डेडलाइन तय करनी होती है, लेकिन यदि 150 क्लास भी लेनी पड़ी तो मैं लूंगा। मैं इस बात में कोई हेजिटेट नहीं करूंगा कि 150 क्लास हैं तो वो हम लेना। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज के समय में, आज की क्लास में एक छोटा सा बिंदु हम क्लियर करते हैं, यूजेस ऑफ बेसिक वर्ब्स व्हाइल स्पीकिंग। भाई बेसिक लेवल पे वर्ब्स के यूज जो हैं जब हम बोलते हैं तो उसको हम सीखते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट आज हम सीखते हैं। बच्चों, इंग्लिश में एक वर्ड होता है बी, इस वर्ड को समझिए, एक वर्ड होता है बी। ठीक है, अब ये जो बी वर्ड है ये क्या है? ये जो बी वर्ड है ये क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक है, और इसको एक स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये जो वर्ब है, जो बी है, वो एक वर्ब है। आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यदि आपने इंग्लिश में ये जो इज एम आर नाम के वर्ड हैं, यदि ये सुने हो कभी, जो कि सबने ही सुने होते हैं क्योंकि सबसे बेसिक बात होती है इज एम आर वोज वर। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के 3 फॉर्म और होते हैं, बी, बीन और बींग। ये जो सभी वर्ड हैं ये बी के रूप हैं, ये बी के रूप हैं। ये बी का पहला फॉर्म माना जाता है, ये बी का दूसरा फॉर्म माना जाता है, और ये बी का तीसरा फॉर्म माना जाता है, और किसी भी वर्ब में आईएनजी लग जाए वो उस वर्ब का चौथा फॉर्म माना जाता है, और बी खुद अपने आप में पहला भी होता है। अब सवाल ये आता है कि जब मैं सबसे पहले ना सिर्फ 5 शब्दों की बात करूंगा, इज, एम, आर और वोज वर की। मैं इन शब्दों की बात करूंगा क्योंकि सबसे बेसिक समझ आपको इन्हीं में लेकर चलनी है। जब भी आपसे कोई एक सवाल पूछता है, चाहे वो स्पोकन के पर्पस से पूछे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के पर्पस से पूछे कि इज, एम, आर, वोज वर क्या होती हैं, तो आप में से 99% क्राउड का उत्तर होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बच्चों, यदि आप ये उत्तर देते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप इस वर्ब की मूल आत्मा को ही मार देते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन कब होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। यदि इज, एम, आर और वोज वर्ब के बाद यदि एक और वर्ब आए तो ये हेल्पिंग होती हैं। ठीक है, तो ये हेल्पिंग होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि आपके पास इज, एम, आर, वोज वर के बाद यदि कोई वर्ब नहीं आई, यदि इनके बाद कोई वर्ब नहीं आई, तो प्यारे बच्चों यही जो वर्ब होती हैं ये मेन वर्ब होती हैं। आप कहेंगे सर हमने तो इनको सिर्फ हेल्पिंग ही सुना है।
नहीं, ये मेन भी होती हैं और ये हेल्पिंग भी होती हैं। यदि इनके बाद एक और वर्ब लिखी हुई है तो ये हेल्पिंग है, यदि इनके बाद वर्ब नहीं लिखी हुई तो ये मेन है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, हमने मान लिया कि ये मेन भी होती हैं और ये हेल्पिंग भी होती हैं। बच्चों जब ये हेल्पिंग होती हैं तो ये छोटा उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू पे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये छोटा उद्देश्य है, ये बड़ा उद्देश्य है। ये अपने आप में एक बड़ा काम करता है। ठीक है, ये बड़ा काम करता है। मतलब बी का फॉर्म यदि मेन वर्ब का काम करेगा तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं उसकी बात यहां पर आपके सामने करता हूं। देखिए ध्यान से समझिए, आपके वाक्य में ये एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपके वाक्य में एक ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, दरअसल जब हम बात करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम सब्जेक्ट के बारे में 3 बातें बताते हैं। सामान्यतः सब्जेक्ट के बारे में 3 बातें बताते हैं। पहला हम बताते हैं कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। दूसरा, काम का प्रभाव झेल रहा है। काम नहीं कर रहा, काम का प्रभाव झेल रहा है। ठीक है, और तीसरी हम बताते हैं कि हम तो इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं जी, बस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब काम कुछ नहीं हो रहा, वाक्य में काम कुछ नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा, हम तो सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। तो जब हम ये वाली बात करते हैं कि काम कर रहा है या काम का प्रभाव झेल रहा है, ये परिस्थितियां अलग हैं। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं कि जब हम सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ जानकारी देते हैं। ठीक है, पहला कम्युनिकेशन हम ये कहते हैं कि भाई वो एक अच्छा टीचर है, वो एक अच्छा डॉक्टर है, वो मेरा भाई है, वो मेरे पापा हैं, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, वो शांत आदमी है, वो ऑनेस्ट आदमी है, वो ईमानदार आदमी है। ये हो गई जानकारियां। ये क्या हो गई? जानकारियां। तो बच्चों मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। जब आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देनी है तो आपको क्या करना है। जब आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देनी है, ठीक है, जानकारी जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने ये कहा राम, ठीक है, राम मेरा भाई है। ठीक है, राम मेरा भाई है, राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दुश्मन है। ठीक है, जब मुझे ये कहना हो या मुझे ये कहना हो राम एक अध्यापक है, या मुझे ये कहना हो राम एक अध्यापक है, राम एक वकील है, राम एक डॉक्टर है। ठीक है, राम एक राजनेता है। ये क्या है? यहां कोई काम नहीं हो रहा है। राम मेरा भाई है, इसमें क्या काम हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ जानकारी दी जा रही है। राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दुश्मन है। ठीक है, राम एक अध्यापक है, राम एक मास्टर है। ठीक है, राम एक वकील है, राम एक डॉक्टर है, राम एक राजनेता है। ये सिर्फ जानकारी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? जानकारी। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब आपको केवल जानकारी देनी हो तो आप वर्ब के रूप में, ठीक है, वर्ब के रूप में बी के फॉर्म्स को मेन वर्ब बनाकर लिख सकते हैं। मेन वर्ब बनाकर लिख सकते हैं जब आपको जानकारी देना हो। तो यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि जब आप सिर्फ जानकारी देना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको लिखना ही होगा। मतलब कोई अन्य वर्ब यूज नहीं कर सकते आप। बेसिक लेवल बात है, कोई अन्य वर्ब प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, प्रयोग नहीं कर सकते। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे देखिए, आपने कहा राम मेरा भाई है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, आप इसको कैसे लिखेंगे? यदि मैं बात करूं यहां पर, जैसे मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है, इधर ले लेता हूं। देखिए, मैंने कहा राम
इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई एनिमी। एक तो बेसिक वोकैबुलरी यहां से सीखते रहिए, एनिमी मतलब होता है दुश्मन। फिर मैंने कहा राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, राम इज एन एडवोकेट, राम इज एन एडवोकेट। तो बच्चों ध्यान से समझिए, अब यहां पर क्योंकि राम एक वचन है तो इसलिए मैं यहां पर इज लिखूंगा। तो मैंने एम और आर तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एम तो आता है आई के लिए, ठीक है, और आर आता है बहुवचन के लिए। क्योंकि ये एक वचन है तो इसके लिए इज आएगा, ठीक है। दूसरी बात, वॉज और वर में से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं यदि वर्तमान की बात कर रहा हूं, अभी है, तो मैंने इज लिख दिया। यदि मैं इसकी जगह वॉज लिख दूंगा तो मैं भूतकाल की बात कर रहा हूं, राम मेरा भाई था, राम मेरा दोस्त था, राम मेरा दुश्मन था, राम एक टीचर था, राम एक डॉक्टर था, राम एक एडवोकेट था, राम एक वकील था। तो ये उस तरीके से बात आपकी घूम जाएगी। तो आप यहां इज भी लिख सकते हैं बिल्कुल, और वॉज भी लिख सकते हैं, बस परिस्थितियों का अंतर है। यदि आप भूतकाल की बात कर रहे हैं तो आप यहां वॉज लिख सकते हैं। वर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि राम एक वचन है तो इसलिए वर लिखना उचित नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हम यहां पर हैज लिख सकते हैं, क्या यहां पर हम डज लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते मेरे भाई, ठीक है। यदि आपके वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप महज जानकारी दे रहे हैं, तो आपको वर्ब के रूप में बी के फॉर्म को मेन वर्ब के रूप में लिखना पड़ेगा। मतलब आज के बाद कभी भी आप किसी को यह कहें जानकारी दें, और जानकारी सिर्फ यही नहीं होती है, राम मेरा भाई है, राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दुश्मन है, जानकारियां बहुत होती हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, आई एम मैरिड, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये तो वर्ब है भाई, आपको क्या लगेगा, देखिए आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो ना ये हेल्पिंग वर्ब है। सुनो भैया, आई एम मैरिड, इसका मतलब जानते हो क्या हो गया? आई एम मैरिड मतलब मैं शादीशुदा हूं, ठीक है, शादीशुदा हूं, ठीक है, मैं अविवाहित हूं। तो ये मैं अपने बारे में सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जानकारी देने तो यहां पर ये जो है ये मेन वर्ब है आपकी, ठीक है। इसको आप ये मत मानिए कि ये वर्ब है आपकी, ठीक है। बहुत कुछ सीखेंगे आप, ईडी वाले वर्ब नहीं होते, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो जादुई चीजें, छोटी छोटी चीजें आप सीखेंगे। तो देखिए आपने कहा मैं शादीशुदा हूं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, मैं शादीशुदा हूं, मैं अविवाहित हूं, ठीक है। देखिए हमने कहा ही इज वेरी पोलाइट, वो बड़ा ही शांत है, वो बड़ा ही शांत है। क्या कर रहे हैं हम? जानकारी दे रहे हैं। वो बड़ा ही बुद्धिमान है, वो बड़ा ही क्रूअल निर्दयी है, वो बड़ा ही मूर्ख है। तो यहां से आप वो कैब जरूर सीखते चलिए। फुलिश होता है मूर्ख, क्रूअल होता है निर्दयी, ठीक है, वाइज होता है बुद्धिमान, पोलाइट होता है शांत, ठीक है, ये सीखते चलिए आप। शी इज अ सेल्फिश लेडी, वो एक बड़ी ही स्वार्थी लेडी है, ठीक है। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, ये बेसिक वो कैब सीखते रहिए। मिस्टर मोदी इज वेरी एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब होता है बहुत ही गुस्सैल, ठीक है, मतलब गुस्सैल लिख सकते हैं आप। एग्रेसिव मतलब जो मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करे। मिस्टर केजरीवाल इज वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ठीक है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। मिस्टर अनुराग इज अ ब्रिलियंट लीडर, ब्रिलियंट मतलब शानदार, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजें समझ जाएंगे, हम सूचना दे रहे हैं। देखिए हम, मिस्टर उमेश इज अ वेरी डेडिकेटेड, इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क, ये जो डेडिकेटेड है मतलब होता है डेडिकेटेड मतलब जो बिल्कुल केंद्रित है अपने काम पर, ठीक है, जो अपने काम पर बहुत ध्यान रखे। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया मैं ना मैरिड हूं, मैं अनमैरिड हूं, ये मेरे बारे में जानकारी है। मैं वाइज हूं, मैं फुलिश हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं ब्रेव हूं, मैं पुअर हूं, मैं रिच हूं, ये मेरे बारे में जानकारी है। और जब मुझे जानकारी देनी है तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे मेरी वर्ब के रूप में इज एम आर वॉज वर्ब में से कुछ लेना है, ठीक है, मुझे बी के फॉर्म में से कुछ लेना है मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि जानकारी देने के प्रमुख उद्देश्य से बी के फॉर्म को बनाया गया था। वो हेल्पिंग तो ठीक है, हेल्पिंग तो जरूरत पड़ने पर हमने ले लिया, लेकिन हमने मूल रूप से उसको जानकारी देने के लिए बुलाया था। जब हम बात करते हैं तो हर बार हमारी स्टेटमेंट में काम नहीं होता,
कई बार काम होता है, कई बार सिर्फ जानकारी होती है। यदि कोई काम ही नहीं हो रहा तो हमें बी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में लिखना है। आज के बाद परमानेंट इस बात को ध्यान रखो कि कहीं पर भी वाक्य को पढ़ के ये लगे कि काम ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उस वाक्य की मेन वर्ब के रूप में आपको बी का फॉर्म लिखना है, बोलना है, पढ़ना है, समझना है। पूरी बात को ऐसे समझ के चलिएगा, ठीक है। तो आपने कहा आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, ठीक है, मैं विवाहित हूं, अविवाहित हूं, आई एम पुअर, आई एम लेजी, आई एम एक्टिव, आई एम इनोसेंट, आई एम फुलिश, आई एम एग्रेसिव, आई एम एंग्री, आई एम हैप्पी, आई एम सैड। ये सारी चीजें क्या है, ये जानकारी दे रही हैं, ठीक है, कि मैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सीखना शुरू करनी है। मैंने आज आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट शुरू कराया। देखिए, फ्लो पकड़ने में समय लगता है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी चीज है ना, एक दिन में आप उसको बिल्कुल बेस्ट लेवल पे मत जाइए, एक दिन में आप उसको एनालिसिस मत कीजिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको, देखिए, पहले जब शुरू में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बेस क्लियर करना होता है। ये भी बताना जरूरी था कि स्पोकन के लेवल होते हैं, वो सब चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। इंटेंट आपका स्ट्रांग होगा तभी तो रिजल्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि ये सारी जानकारियां, देखिए मैंने कहा वो ना बड़ी एक स्वार्थी लेडी है, तो कोई काम थोड़ी कर रही है वो, वो पढ़ी है, सो रही है, कुछ भी कर रही है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो एक स्वार्थी लेडी है। हमने कहा मिस्टर मोदी बड़े एग्रेसिव हैं, मोदी जी एग्रेसिव हैं, राहुल गांधी कुछ ज्यादा सवाल जवाब करते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म कर देते हैं लोकसभा की, ठीक है। उसके बाद राघव चड्ढा एग्रेसिव करता है तो उसकी सदस्यता पे सवाल उठा देते हैं। कोई दूसरे राजनीतिक लोग कुछ करते हैं तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं मोदी जी, ईडी वीडी की रेड डलवा देते हैं, ठीक है। कई अच्छे काम भी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, देश का कोई भी नेता सारे काम खराब नहीं करता, सारे काम अच्छे नहीं करता, ठीक है। तो अब हमने कहा मिस्टर केजरीवाल इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, उन्होंने जो अपना काम किया है उससे उन्होंने प्रमाणित किया है कि वो ऑनेस्ट हैं, क्योंकि हर घर में बिजली फ्री देना भाई मजाक नहीं है, हर घर में पानी फ्री देना, ठीक है, महिलाओं की जो बस यात्रा पूरी दिल्ली में फ्री करना ये मजाक नहीं है, ठीक है, पूरी दिल्ली के हर एक नागरिक का पूरा इलाज फ्री में होना ये मजाक नहीं है, ठीक है। ये काम बिना ईमानदारी के नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि यदि कोई लीडर करप्ट है तो इन सारी स्कीमों से पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इस लेवल पे करना उन्होंने काम किया है। मिस्टर अनुराग इज अ ब्रिलियंट लीडर, ये उनके बारे में जानकारी है, उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि लोग उन्हें एक शानदार नेता कहते हैं। तो मिस्टर अनुराग इज अ ब्रिलियंट लीडर, हरियाणा के एक सीनियर पॉलिटिशियन है। मिस्टर उमेश इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क, एक हमारे मित्र हैं उमेश जी, ठीक है, नेता ही हैं, ये भी पॉलिटिक्स वाले ही व्यक्ति हैं, ये अपने काम के प्रति बहुत जुनूनी हैं, तो ये इनके बारे में जानकारी है। ये करते क्या है वो नहीं बता रहे हम, ये नहीं बता रहा मैं कि अनुराग जी पूरा दिन हरियाणा में घूमते रहते हैं, पॉलिटिकल रैली करते हैं, मोदी जी उनसे लड़ते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, उनसे मीटिंग करते रहते हैं, ये नहीं बता रहे हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं कि भैया जो वो लेडी है वो सेल्फिश है, वो आदमी पोलाइट है, बुद्धिमान है, निर्दयी है, फुलिश है, अनुराग जी ब्रिलियंट हैं, ठीक है, उमेश जी डेडिकेटेड हैं, केजरीवाल जी ये हैं, मोदी जी ये हैं। ये हमने सिर्फ जानकारी दी है, ठीक है, सिर्फ जानकारी, काम कुछ नहीं हो रहा। तो हमें तो यह सीखना है कि भैया यहां पर बी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि जानकारी देने के लिए बी का फॉर्म है जो वो यूज करना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक एक चीज कि कैसे आपकी काम करती है स्पोकन इंग्लिश। बहुत धीरे चलना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जिस लेवल पे हैं, आप इतने खत्म लेवल पे हैं कि आपको उठाने के लिए मुझे अपना लेवल इतना गंदा करना पड़ेगा कि जब बिल्कुल वो होता है ना कि कोई चीज बिल्कुल एक्सट्रीम गंदगी में है तो वो गंदगी में उतर के ही साफ होगी, ठीक है। तो मैं आपको पहली क्लास से मुझे ये नहीं दिखाना है भाई कि मतलब मैं किस तरीके से बोल सकता हूं, मैं किस तरीके से टशन मार सकता हूं। मेरा काम है टीचर का, मुझे है आपको सिखाना, ठीक है। तो सिखाने के लिए मुझे एक एक चीज बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठानी पड़ेगी और वो मैं उठाऊंगा। मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। आगे की राम कहानी में अपने आप सिरे चढ़ा दूंगा, लेकिन आपके अंदर एक जुनून, एक हौसला, एक डेडिकेशन होनी चाहिए। कोई भी किसी भी ग्रामीण परिवेश का बच्चा हो, उसको इंग्लिश बोलने का जो बेस्ट प्रयास हो सकता है वो करने की मैं कोशिश करूंगा। आपकी मेहनत के बिना, आपके सहयोग के बिना, आपके साथ के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप डेली क्लास लेना चाहते हैं तो आप पेड बैच का हिस्सा बन सकते हैं। यदि जो एनजी लर्नर्स की ऐप पर मिलेगा आपको कोर्स, और यदि आप YouTube से सीखना चाहते हैं तो सप्ताह में 3 क्लास आपको YouTube पर निरंतर रूप से मिलेंगी। पढ़ते रहिए, डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहिए, पूरी चीजें लगाते रहेंगे आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक।
धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।